नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्वदेश की बात में। दोस्तों, दलितों के मसीहा कहे जाने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि का आज उनकी पुण्यतिथि है। यानी आज ही के दिन 17 नवंबर 2013 को उनका देहरादून में देहांत हो चुका था और उन्हीं की स्मृति में हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो उन्होंने काम किया है, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है, एक तरह से दलित लेखन की शुरुआत ही होती है उनसे। और वो इतने महत्वपूर्ण हैं, उनकी कविताएं हो, चाहे कहानियां हो या अन्यथा आलोचनात्मक लेखन हो, तो उन्होंने जो भी लिखा है वो बहुत ऊंचे दर्जे का है और बहुत ही भीतर आग पैदा करने वाला है। तो अगर हम बात करें तो उनका सबसे जो ज़्यादा प्रसिद्ध जो उनकी रचना है, जो सभी भाषाओं में आपको अवेलेबल मिल जाएगी, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है जूठन, जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी उस शीर्षक से। उसने पूरा जो है भारतीय समाज के साहित्यिक जगत को हिला दिया था। तो उनकी आत्मकथा है, उसमें उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से उन्होंने झेली हैं समस्याएं, एक दलित होने के कारण उनको किस तरह से समस्याएं झेलनी पड़ी, पढ़ाई लिखाई से लेकर के आगे सब, उन सब का वर्णन उसमें करते हैं। न केवल वो आत्मकथा उनकी, बल्कि उनकी कहानियाँ भी जो हैं, उनकी 2 लघु कहानियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। एक का नाम है सलाम, जो 2002 में प्रकाशित हुआ था, और दूसरे का घुसपैठिए, जो 2004 में प्रकाशित हुआ था। ये बहुत ही चर्चित कहानियों की पुस्तक है। इसके अलावा उनके कविता संग्रह भी हैं, कई कविता संग्रह, जैसे कि है अब और नहीं, या फिर जो है सदियों का संताप, अथवा बस बहुत हो चुका। ये 3 जो है इनके कविता संग्रह बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इन्होंने दलित का जो इतिहास है, दलित इतिहास पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ भी लिखा, जिसका नाम है सफाई देवता। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो सूची काफ़ी लंबी है। इन्होंने जिस चीज़ को छुआ उसको सोना बना दिया। अद्भुत प्रतिभा के धनी थे और बहुत ही तीक्ष्ण जो है इनकी बुद्धि थी, समझ थी, और वो समझ जो है इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज इस वीडियो में मैं उनकी कविताओं का पाठ करूँगा। उनकी कुछ कविताएं हैं, उन कविताओं का मैं पाठ करूँगा और आप देखेंगे किस तरह से जो है उनकी कविताओं में जो दलित चेतना है वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। दलितों के साथ जो सदियों तक अत्याचार हुआ, उनका शोषण हुआ, उन्हें दबाया गया, कुचला गया, वे सारी चीज़ें जो हैं उनकी कविताओं में हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। आप भी देखेंगे। ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मेरे साथ रहिए। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो उनकी पहली कविता है जिसका मैं पाठ करना चाहूँगा, उसका शीर्षक है ठाकुर का कुआं। इस नाम से बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, प्रेमचंद की बहुत महान कहानी है। तो इसी नाम से वाल्मीकि जी ने कविता लिखी है, और इनकी कविता और प्रेमचंद की कहानी में जो बेसिक अंतर आपको दिखाई देगा वो है अनुभूति का। एक समानुभूति, प्रेमचंद जी ने समानुभूति से लिखा, किंतु वाल्मीकि जी ये स्वानुभूति से लिख रहे हैं। तो पढ़ता हूँ। ठाकुर का कुआं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। तो ये कविता नवंबर 1981 में प्रकाशित हुई थी। तो जैसा कि आपने देखा किस तरह से जो है स्पष्ट इसमें बात कही है उन्होंने। अगली जो कविता है जिसकी तरफ मैं आपको ले चलूँगा वो है
सदियों का संताप, इस शीर्षक से उनकी काव्य पुस्तक भी है, संग्रह का नाम है, उसी संग्रह की ये प्रतिनिधि कविता है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिता दिए हमने हजारों वर्ष इस इंतज़ार में कि भयानक त्रासदी का युग अध बनी इमारत के मलबे में दबा दिया जाएगा किसी दिन जहरीले पंजों समेत। फिर हम सब एक जगह खड़े होकर हथेलियों पर उतार सकेंगे एक एक सूर्य जो हमारी रक्त शिराओं में हजारों परमाणु क्षमताओं की ऊर्जा समाहित करके धरती को अभिशाप से मुक्त कराएगा। इसलिए हमने अपनी समूची घृणा को पारदर्शी पत्तों में लपेटकर ठूंठे वृक्ष की नंगी टहनियों पर टांग दिया है, ताकि आने वाले समय में ताज़े लहू से महकती सड़कों पर नंगे पांव दौड़ते सख्त चेहरों वाले सांवले बच्चे देख सकें, कर सकें प्यार दुश्मनों के बच्चों से अतीत की गहनतम पीड़ा को भूलकर। हमने अपनी उंगलियों के किनारों पर दुस्वप्न की आँच को असंख्य बार सहा है, ताज़ा चुभी फांस की तरह, और अपने ही घरों में संकीर्ण पतली गलियों में कुनमुनाती गंदगी से टखनों तक सने पाँव में सुना है दहाड़ती आवाज़ों को किसी चीख की मानिंद, जो हमारे हृदय से मस्तिष्क तक का सफ़र तय करने में थककर सो गई हैं। दोस्तों, इस चीख को जगाकर पूछो कि अभी और कितने दिन इसी तरह गुमसुम रहकर सदियों का संताप सहना है। ये कविता जनवरी 1989 में प्रकाशित हुई थी। अगली जो कविता है जिसको मैं चाहूँगा सुनाना, ये एक जो है प्रतीक है दलित चेतना का, शंबूक का वध। तो उसी पर उन्होंने लिखी है कविता, शंबूक का कटा सिर। जब भी मैंने किसी घने वृक्ष की छांव में बैठकर घड़ी भर सुस्ता लेना चाहा, मेरे कानों में भयानक चित्कारें गूंजने लगी, जैसे हर एक टहनी पर लटकी हो लाखों लाशें, ज़मीन पर पड़ा हो शंबूक का कटा सिर। मैं उठकर भागना चाहता हूँ, शंबूक का सिर मेरा रास्ता रोक लेता है, चीख चीख कर कहता है, युगों युगों से पेड़ पर लटका हूँ, बार बार राम ने मेरी हत्या की है। मेरे शब्द पंख कटे पक्षी की तरह तड़प उठते हैं। तुम अकेले नहीं मारे गए तपस्वी, यहाँ तो हर रोज़ मारे जाते हैं असंख्य लोग, जिनकी सिसकियाँ घुट कर रह जाती हैं अंधेरे की काली परतों में। यहाँ गली गली में राम है, शंबूक है, द्रोण है, एकलव्य है, फिर भी सब खामोश हैं। कहीं कुछ है जो बंद कमरों से उठते क्रंदन को बाहर नहीं आने देता, कर देता है रक्त से सनी उंगलियों को महिमा मंडित। शंबूक, तुम्हारा रक्त ज़मीन के अंदर समा गया है, जो किसी भी दिन फूट कर बाहर आएगा ज्वालामुखी बनकर। ये कविता सितंबर 1988 में प्रकाशित हुई थी। अगली कविता जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो है युग चेतना। ये भी बहुत प्रसिद्ध कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। तो शुरू करते हैं। मैंने दुख झेले, सहे कष्ट पीढ़ी दर पीढ़ी इतने, फिर भी देख नहीं पाए तुम मेरे उत्पीड़न को। मैंने दुख झेले, सहे कष्ट पीढ़ी दर पीढ़ी इतने, फिर भी नहीं देख पाए तुम मेरे उत्पीड़न को। इसलिए युग समूचा लगता है पाखंडी मुझको। इतिहास यहाँ नकली है,
मर्यादाएं सब झूठी, हत्यारों की रक्त रंजित उंगलियों पर जैसे चमक रही सोने की नग जड़ी अंगूठी। कितने सवाल खड़े हैं, कितनों के दोगे उत्तर तुम? कितने सवाल खड़े हैं, कितनों के दोगे तुम उत्तर? मैं शोषित प्रताड़ित हूँ, अंत नहीं मेरी पीड़ा का, जब तक तुम बैठे हो काले नाग बने फन फैलाए मेरी संपत्ति पर। मैं खटता खेतों में फिर भी भूखा हूँ, निर्माता मैं महलों का फिर भी निष्कासित हूँ, प्रताड़ित हूँ। इठलाते हो बलशाली बनकर तुम मेरी शक्ति पर, इठलाते हो बलशाली बनकर तुम मेरी शक्ति पर, फिर भी मैं दीनहीन जर्जर हूँ। इसलिए युग समूचा लगता है पाखंडी मुझको। इस कविता का प्रकाशन अक्टूबर 1988 में हुआ था। आइए अब अगली कविता की ओर चलते हैं। ये कविता है, इसका शीर्षक है कविता और फसल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कविता है। शुरू करते हैं। ठंडे कमरों में बैठकर पसीने पर लिखना कविता ठीक वैसा ही है जैसे राजधानी में उगाना फसल कोरे कागज़ों पर। ठंडे कमरों में बैठकर पसीने पर लिखना कविता ठीक वैसा ही है जैसे राजधानी में उगाना फसल कोरे कागज़ों पर। फसल हो या कविता, पसीने की पहचान है दोनों ही। बिना पसीने की फसल या कविता बेमानी है। आदमी के विरुद्ध आदमी का षड्यंत्र, अंधेरे गहरे अंधे समंदर सरीखा। आदमी के विरुद्ध आदमी का षड्यंत्र, अंधे गहरे समंदर सरीखा, जिसकी तलहटी में असंख्य हाथ नाखूनों को तेज कर रहे हैं, पोंछ रहे हैं उंगलियों पर लगे ताज़ा रक्त के धब्बे जिनका स्वर नहीं पहुंचता वातानुकूलित कमरों तक, और न ही पहुंच पाती है कविता ही जो सुना सके पसीने का महाकाव्य, जिसे हरिया लिखता है चिलचिलाती दोपहरी में धरती के सीने पर फसलों की शक्ल में। इस कविता का प्रकाशन हुआ था सितंबर 1986 में। अगली कविता है जूता। तो जो संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उस आरक्षण को लेकर के बहुत सारे लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं। उसके बारे में जो है कहते हैं कि ये ख़त्म हो जाना चाहिए और आरक्षण वगैरह क्यों दिया जाए उनको। तो आरक्षण की ज़रूरत क्या है, इसको महसूस करते हुए वाल्मीकि जी जूता कविता में उसको बतलाते हैं। तो शुरू करते हैं। हिकारत भरे शब्द चुभते हैं, हिकारत भरे शब्द चुभते हैं त्वचा में सुई की नोक की तरह। हिकारत भरे शब्द चुभते हैं त्वचा में सुई की नोक की तरह। जब ये कहते हैं साथ चलना है तो कदम बढ़ाओ जल्दी जल्दी, जबकि मेरे लिए कदम बढ़ाना पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। मेरे पांव जख्मी हैं और जूता काट रहा है। वे फिर कहते हैं साथ चलना है तो कदम बढ़ाओ, हमारे पीछे पीछे आओ। मैं कहता हूँ पाँव में तकलीफ़ है, चलना दुश्वार है मेरे लिए, जूता काट रहा है। वे चीखते हैं भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा जूता। मैं कहना चाहता हूँ मैं भाड़ में नहीं नरक में जीता हूँ। पल पल मरता हूँ, जूता मुझे काटता है, उसका दर्द भी मैं ही जानता हूँ। तुम्हारी महानता मेरे लिए स्याह अंधेरा है। वे चमचमाती नक्काशीदार छड़ी से धकिया कर मुझे आगे बढ़ जाते हैं।
उनका रौद्र रूप सौम्यता के आवरण में लिपटकर दार्शनिक मुद्रा में बदल जाता है और मेरा आर्तनाद सिसकियों में। मैं जानता हूँ मेरा दर्द तुम्हारे लिए चींटी जैसा और तुम्हारा अपना दर्द पहाड़ जैसा। इसलिए मेरे और तुम्हारे बीच एक फासला है जिसे लंबाई में नहीं समय से नापा जाएगा, जिसे लंबाई में नहीं समय से नापा जाएगा। अगली जो कविता मैं सुनाना चाहता हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, वो है आपका कोई खतरा नहीं। ये कविता लंबी है और ये आखिरी कविता है, इसको सुनाकर हम लोग वीडियो समाप्त करेंगे। तो कोई खतरा नहीं। शहर की सड़कों पर दौड़ती भागती गाड़ियों के शोर में सुनाई नहीं पड़ती सिसकियां बोझ से दबे आदमी की। शहर की सड़कों पर दौड़ती भागती गाड़ियों के शोर में सुनाई नहीं पड़ती सिसकियां बोझ से दबे आदमी की, जो हर बार फंस जाता है मुखौटों के भ्रमजाल में, जानते हुए भी कि उसका पदचाप रह जाएगी अनचीनी, जानते हुए भी कि उसकी पदचाप रह जाएगी अनचीनी। नहीं आएगा उसके हिस्से समंदर की रेत में पड़ा सीपी का मोती, लहरें नहीं धोएंगी पाँव, हवाएं भी निकल जाएंगी अजनबी बनकर। फिर भी वह देखता है टकटकी लगाए भीड़ के सैलाब को। मुश्किल होता है चेहरों को पहचान लेना। घोषणा होती है अंतर्राष्ट्रीय मंच से, नस्ल और जाति का प्रश्न हल करना है मानव विकास के लिए। चुप्पी साध लेती है दिल्ली। घोषणा होती है अंतर्राष्ट्रीय मंच से, नस्ल और जाति का प्रश्न हल करना है मानव विकास के लिए। चुप्पी साध लेती है दिल्ली। खामोश हो जाते हैं गलियारे, संसद के गलियारे, राष्ट्रपति भवन की दीवारें और धार्मिक पंडे। आवाजें फुसफुसाती हैं। नस्ल और जाति जैसी कोई अवधारणा नहीं है हमारी महान संस्कृति में। चारों ओर खामोशियों का घना अरण्य उग आता है। खड़ी हो जाती है रास्ता रोक कर कटीली बाढ़ महान सभ्यता की चिंता में। शामिल हो जाते हैं पेड़ पौधे पशु पक्षी। पर्यावरण पर बोलना और सोचना कितना आसान है। नहीं रहता कोई खतरा, न धर्म विरोधी होने का डर, न सांप्रदायिकता का भय। नहीं आएगा डराने धमकाने कोई दल, आदि देवता का अस्त्र हाथ में लेकर। संस्कृति भी बची रह जाएगी। वैसे भी संस्कृति अक्सर चुप ही रहती है। उस वक्त जब चीखते हैं बेलच्छी, कफल्टा, पारस बिगहा, नारायणपुर, सांढूपुर, मीनाक्षीपुरम, झज्जर दुलीना और गोधरा गुजरात। संस्कृति चुप रहती है। संस्कृति और धर्म जश्न मनाते हैं जब सिसकता है आदमी आग में झुलसकर। सड़क पर बिखरी लाशें सड़ने लगती हैं, जिनकी शनाख्त करने कोई नहीं आता। जो भी आएगा फोड़ दी जाएगी उसकी आंखें, या फिर कर दिया जाएगा घोषित राष्ट्र विरोधी, जैसा कि हम देख रहे हैं आज का माहौल। घोषणा होती है खिड़की दरवाजे बंद कर लो, महाराज विक्रमादित्य की सवारी आने वाली है। सड़कों पर सुनाई पड़ती है कदम ताल करते बूटों की ध्वनि, हवा में तैरती है बारूदी गंध। चुनाव होते हैं हर बार। सभ्य नागरिक निकल पड़ते हैं संसद और विधानसभाओं की ओर बिना असलाह के। भूख
और मौत से भयभीत आदमी नहीं जानता यह सब क्यों होता है इतनी जल्दी जल्दी। भूख और मौत से भयभीत आदमी नहीं जानता ये सब क्यों होता है इतनी जल्दी जल्दी। क्यों गिने जाते हैं जातियों के सिर चुनाव के दिनों में, बड़े से बड़ा नेता खड़ा होता है जाति की जनगणना के बाद ही। यह अलग बात है, सब मौन रहते हैं। डरबन की घोषणा पर पड़ोसी देश का राजा परिक्रमा करता है मंदिर की, चढ़ाता है बलि भैंस की, और पशु पक्षियों के हितैषी निकल जाते हैं टूर पर देश से बाहर। या फिर किसी तहखाने में बैठकर देख सुन रहे होते हैं प्रवचन लखटकिया संतों का। सवाल रहते हैं, सिर्फ सवाल, जिनके उत्तर ढूंढना जरूरी नहीं है। सभ्य नागरिकों के लिए कहीं कोई खतरा नहीं है। मामला धर्म का है, चुप रहने में ही भला है। सलाह देकर निकल जाता है राष्ट्रीय अखबार का संपादक चमचमाती गाड़ी में। मैं देख रहा हूँ वह सब जिसे देखना जुर्म है, फिर भी करता हूँ गुस्ताखी। चाहो तो मुझे भी मार डालो, वैसे ही जैसे मार डाला एक प्यासे को जिसने कोशिश की थी एक अंजुली जल पीने की। उस तालाब का पानी जिसे पी सकते हैं कुत्ते बिल्ली गाय भैंसें, नहीं पी सकता एक दलित। दलित होना अपराध है उनके लिए। जिन्हें गर्व है संस्कृति पर, वह उतना ही बड़ा सच है जितना उसे नकारते हैं। एक साजिश है जो तब्दील हो रही है स्याह रंग में, जिसे अंधेरा कहकर आंख मूंद लेना काफ़ी नहीं। जिसे अंधेरा कहकर आंख मूंद लेना काफ़ी नहीं। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी आवृत्ति पसंद आई होगी। कविताओं के विषय में तो कोई संदेह नहीं है, ये निसंदेह आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।